एवरीवन, आज है 22 मई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि 2027 में जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप है ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण डेथ हुई है। अभी नीदरलैंड में 29 साल की एक युवती जो कि मानसिक पीड़ा से ऑटिज्म से परेशान थी, इन्हें भी हाल ही में इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। नाम है जोरैया टेर। वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर डेवलप करने के लिए समझौता किया है। एलॉर्डा कप में 52 किलोग्राम की कैटेगरी में मुक्केबाजी में गोल्ड जीता है निखत जरीन ने, जबकि 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मीनाक्षी ने। टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में केवल 2 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है। आईआईबीएक्स का ट्रेडिंग क्लियरेंस सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है एसबीआई। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने 10 साल का यानी कि 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। यूएई ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण की सुरक्षा में जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए स्पेशल 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीजा ये लॉन्च किया गया है। ब्लू रेसिडेंसी वीजा उन लोगों के लिए एक स्पेशल परमिट प्रदान करेगा यूएई में जिन्होंने समुद्री जीवन, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जिन्होंने काम किए, बेसिकली उनके लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा है जो कि लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा, जिसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी। अबू धाबी से मैंने आपको रिलेट करके बताया था आईआईटी दिल्ली भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच इसी अबू धाबी में ओपन करने जा रही है। यहाँ की करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट यहाँ के हो जाएंगे मोहम्मद बिन जयाद अल निहान। प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम हो जाएंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में किया गया। हवाई टैक्सी की शुरुआत यहीं की गई है। फरवरी महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन इसी अबू धाबी में किया और भारत मार्ट की आधारशिला इसी दुबई में रखी गई है। इवेंट से रिलेट करेंगे तो 2023 का जो कोप 28 रहा, ये यूएई में ही आयोजित किया गया था। अब ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करें तो फ्रांस है ना, जो यूपीआई सर्विस की शुरुआत करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेट करेंगे ना तो पेरिस ओलंपिक, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही हो रही है। और इब्राहिम राइसी, इनका करंट अफेयर कल ही हमने देख लिया है, जो कि हुआ करते थे ईरान के राष्ट्रपति। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है। भारत में जापान के ही सहयोग से पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। ये किन 2 शहरों को कनेक्ट करेगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करने जा रही है। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये रिसेंटली बन गया वेनेजुएला। अब ग्लेशियर खोने का क्या मतलब होता है कि अब इस देश में ग्लेशियर नहीं बचे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? आपको ये बड़े बड़े बर्फ के चट्टान, बड़े बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या क्लाइमेट चेंजेस की समस्या के कारण ये जो बर्फ है ये तेजी से पिघल रही है। बर्फ के ये जो चट्टान है, बड़े बड़े टुकड़े जिन्हें आप ग्लेशियर कहते हैं, ये पिघलना शुरू हुए हैं। अब ये कारण आपको मालूम है कि जब ये बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो इससे क्या होगा? समुद्र का जल स्तर यानी कि वाटर लेवल बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखिए। एक छोटे से बर्तन में यदि आपने 4-5 बर्फ के टुकड़े रखे हैं, अब जब ये बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेंगे, यानी कि बर्फ है तब तक तो ये कठोर है, सॉलिड है। जब ये पानी में बदलेंगे यानी कि जब लिक्विड में बदलेंगे तो आपके जो बर्तन है जो कि पानी से भरेगा, ऑब्वियसली है। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अब जो ग्लेशियर हुआ करते थे, अब एकमात्र भी ग्लेशियर इस देश में नहीं बचा है। वेनेजुएला के आखिरी ग्लेशियर के गायब होने से ये सभी बर्फ संरचनाओं को पूरी तरह से पिघलने का गवाह बनने वाला पहला देश बना है। 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे जो 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। आज ये बर्फ के अवशेष मात्र रह गए हैं जो अब ग्लेशियर वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते कि अब हम इन्हें ग्लेशियर कह सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछले 5 वर्षों में किए गए रिसर्च से ये पता चलता है कि वेनेजुएला में एक जो ग्लेशियर का कवरेज है, ये 1953 से 2019 तक यानी कि लगभग 75 सालों का इसमें बताया गया है कि 1953 से 2019 तक
98% की भारी गिरावट देखने को मिली है। वेनेजुएला की लोकेशन आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिकी कंट्री है जिसकी कैपिटल काराकस, करेंसी बोलीवर, निकोलस मादुरो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसी के बगल में आप ब्राजील की लोकेशन देख सकते हैं, ब्राजील मैंने ऑप्शन में रखा भी है। कल ही की क्लास में हमने देखा था कि जो फीफा वर्ल्ड कप है महिलाओं का 2027 में, ये यही ब्राजील होस्ट करने जा रहा है पहली बार। अर्जेंटीना की भी लोकेशन यदि आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में ही है, ये है अर्जेंटीना। नीचे यदि आएंगे तो यहाँ अभी हाल ही में शाकाहारी डायनासोर की खोज की गई है। और आइसलैंड से हमने क्या पढ़ा है, आइसलैंड में अभी हाल ही में विशाल यानी कि CO2 को सोखने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में ये आइसलैंड टॉप। अगला सवाल है, 5 जून 2024 को गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित करते हुए यानी कि टारगेट करते हुए प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान ये कितने राज्यों में शुरू किया जाना है? तो इसके तहत कुल 7 राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। 5 जून को आप सभी जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये मनाया जाता है। तो ऐसे में गंगा नदी जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है, इसके साथ ही इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें कि सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना ही हो जाएगी, रामगंगा ये भी गंगा की सहायक नदी है, सरयू जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, महानदी जिसका उद्गम आप कह सकते हैं ये होता है रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है इसके पास सिहावा पहाड़ी से, सोन नदी ये मैकल सतपुड़ा के बीच जो अमरकंटक है वहां से निकलता है और यहीं से आप कह सकते हैं नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। इसके अलावा तमसा नदी, ये सभी है किसकी सहायक नदियां? गंगा की। तो गंगा समेत इन सभी सहायक नदियों पर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान की शुरुआत है जो कि 5 जून को होने जा रही है। 7 राज्यों को टारगेट कर रहे हैं इस अभियान में। भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के द्वारा ये संयुक्त रूप से आयोजित है। ये स्थानीय लोगों को नदी जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है। हालांकि यदि आप रिलेट करेंगे ना तो पिछले साल 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था तो इसी मौके पर एक कैंपेन भी चलाया गया था जिसका नाम था #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सवाल नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा रिसेंटली सिक्किम के द्वारा की गई है जो कि 25 मई से लागू हो जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है यातायात प्रबंधन प्रणाली का मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण करना है। और अभी हाल ही में सिक्किम में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिस्टम लागू होगा। तो AI को तैनात करने का कारण ट्रैफिक मैनेजमेंट को और भी अधिक स्मार्ट बनाना है। इससे अवैध चोरी के वाहन और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बारे में तुरंत जानकारी मिलेगी। साथ ही ओवर स्पीडिंग, यदि आप गलत लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल बत्ती पर यदि वाहन ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे कुछ यदि ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जाता है तो तोड़ने वालों के बारे में भी तुरंत जानकारी मिल सकेगी। ये कैसे कार्रवाई करेगा? तो इस दौरान AI सिस्टम तुरंत कार्रवाई कर सकेगा। इस नए AI सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकारी वाहनों समेत सभी वाहन मालिकों को अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है ये अपडेट कराने की भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये न्यूज है सिक्किम की, वही सिक्किम जिसने कि अभी हाल ही में 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य है। सिक्किम इंस्पायर ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई पहल है। वर्ल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला ये पहला राज्य है, साथ ही जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये सिक्किम ही हो जाएगा। अब बाकी 3 ऑप्शन से चलिए आज हम कुछ फेस्टिवल रिलेट कर लेते हैं। बिहू फेस्टिवल जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अलावा अंबुबाची फेस्टिवल जो कि कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है, आप रिलेट करेंगे असम से। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का फेस्टिवल मनाया गया। तोरग्या फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से। सवाल नंबर 5वां है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दुनिया के टॉप 15 सुपर अमीरों की लिस्ट में 2 भारतीयों का नाम शामिल है। एक तो है मुकेश अंबानी, दूसरे हैं गौतम अडानी। 2023 में शॉर्ट सेलिंग के कारण अडानी की संपत्ति में गिरावट आई और वह शीर्ष 15 सुपर अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए थे पिछले साल, लेकिन अब इस साल शामिल हो गए हैं।
इस लिस्ट में प्रत्येक व्यक्ति की जो नेटवर्थ है ये $100 अरब या उससे अधिक है। टॉप पर है इसमें बर्नार्ड अर्नाल्ड, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर एलन मस्क। मैं टॉप 15 की बात कर रही हूं जिसमें कि मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर और गौतम अडानी 14वें स्थान पर रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ये चौथी बार कार्य करने जा रहे हैं। कपिल सिब्बल 1989 से 90 के दौरान भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहे और 1983 में वरिष्ठ अधिवक्ता भी बने। ये प्रख्यात कांग्रेस राजनेता और राज्यसभा के सांसद हैं। यूपीए सरकार में ये कई केंद्रीय मंत्रालय भी देख चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये जो बार एसोसिएशन है इसके कार्यकारी समिति में 33% पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ना ये जो बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील शामिल होते हैं, यही है बार एसोसिएशन। ठीक है, राजीव गौबा LGBTQ कम्युनिटी के मतलब इनके कल्याण के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है इसके अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी तो है ही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे किशोर मकवाना। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हंसराज गंगाराम अहीर। सवाल नंबर 7 है, आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति जिनका नाम है नारायणन वाघुल, इनका रिसेंटली निधन हुआ। ये किस बैंक के पूर्व CMD रह चुके हैं? ये CMD रह चुके हैं ICICI बैंक के। ICICI बैंक की नींव रखने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1985 में ये ICICI बैंक के CMD बने थे। इसके पहले 1981 में 44 साल की उम्र में बैंक ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के चेयरमैन और CMD थे। यानी मैं लिखा है मतलब इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। 2009 में इन्हें पद्म भूषण जो कि भारत सरकार का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इससे सम्मानित किए गए थे। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ICICI बैंक जिसकी स्थापना 1994 में की गई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और संदीप बख्शी MD CEO हो जाएंगे। HDFC बैंक इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इससे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला ये पहला निजी बैंक बना है। SBI बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी की नियुक्ति की गई है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक इसका मुख्यालय आपको रिलेट करना है दिल्ली में। सवाल नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया जाता है? मई महीने की 18 तारीख को। इसी 18 तारीख को एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है। इस बार जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये दिन संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम के शैक्षिक और सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालता है, ज्ञान और इतिहास के भंडार में इनके महत्व को प्रदर्शित करता है। 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय फैमिली डे परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को और 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए भारत का संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? ये बेसिकली पूछ रहा है भारत की ग्रोथ रेट 2024 के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने फोरकास्ट की है 6.9%। पहले इसने कहा था 6.2 होगी, बढ़ा करके कहा है 6.9 होगी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर का ये जो दिन है इसे यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इसकी मेंबर कंट्री की यदि बात की जाए ना तो 193 मेंबर कंट्री है और इसका जो सबसे लास्ट यानी कि 193rd मेंबर कंट्री है ये हो जाएगा साउथ सुडान। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की GDP 2024 के लिए फोरकास्ट की गई है 6.6%। अकॉर्डिंग टू IMF ये फोरकास्ट की गई है 6.8%। 10वां सवाल मैंने रिवीजन पे रखा है। भारत के 85वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं इनका नाम हो जाएगा पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आर वैशाली ये इनसे पहले थी 84वें क्रम की ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से ही रिलेटेड है और ग्रैंड मास्टर मतलब भाई बहन की ऐसी पहली जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर बनी है आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली की है। अर्जुन सेरिगेसी ये भी शतरंज खिलाड़ी है शीर्ष रैंकिंग वाले।
टॉप रेटिंग के साथ में। केसरी किसका प्रसिद्ध उपनाम है? लाला लाजपत राय का। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। हवा महल जयपुर राजस्थान में। पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये है गुरुमुखी। आंवले में पाया जाता विटामिन सी। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। जय जवान जय किसान नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रगान की अवधि जो जनगण मन है ना, इसकी अवधि है 52 सेकेंड। अच्छा, राष्ट्रगान गाने की अवधि लिखा है, ठीक है। मैंने कल आपसे पूछा था केदारनाथ यात्रा के लिए अभी हाल ही में पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। आज का सवाल है मिखाइल मिशुस्टिन दोबारा से फिर से किसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।